बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपके लिए आज का नया वाला चैप्टर लेकर। और न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा। बढ़िया से एक बार जो है जोरदार जो है धमाका कर दीजिए क्या करके, वीडियो देख के। तो चलिए क्या करना है हमें, क्लास 12th का आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 14, और चल रहे हैं हम हमारे सिलेबस कंप्लीशन की तरफ। और ये देख रहे हैं आप, ये वही है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑफिलस वाला एक बताया था ना। आर्किड का एक पौधा होता है जिसका पत्ती जो होती है वो एक पत्ती जो होती है वो मादा फीमेल कीड़े की तरह दिखाई देती है। ये उसी का, देखो ये कीड़ा इससे कॉपुलेशन करने का दुस्साहस कर रहा है, जबकि ये एक लीफ है। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर की थोड़ी सी यादें जो आप समझ जाएं। चलिए तो क्या पढ़ने वाले हैं हम, पढ़ने वाले हैं पारितंत्र यानी कि हमारा इकोसिस्टम। इससे पहले हम जो पढ़ के आए हैं वो इकोलॉजी और उससे रिलेटेड चीजें पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के हमारे चारों तरफ जो हम कह रहे हैं कि ये जो वातावरण है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव, जैव विविधता, बायोलॉजिकल, एबायोटिक, बायोटिक फैक्टर सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इकोसिस्टम को देखेंगे। अब इकोसिस्टम है क्या ये भी देखते हैं। पहले देखते हैं चैप्टर में क्या क्या रखा है। तो पारितंत्र, संरचना एवं क्रियाशीलता, उत्पादकता कि कौन कौन है जो परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में चीजों को उत्पादित करते हैं, ठीक है, देते हैं हमें, जैसे कि प्लांट। अपघटक जो नुकसान करने पर लगे रहते हैं, सत्यानाश करते हैं जो। उसके बाद ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, एनर्जी कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है इकोसिस्टम में। पारिस्थितिकी पिरामिड जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और पारिस्थितिकी अनुक्रम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम पढ़ेंगे पोषक चक्र, ठीक है, न्यूट्रिटिव साइकिल्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, वाटर साइकिल, ये सारे साइकिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये है इस चैप्टर का सार। ठीक है, क्या है भाई आज जो हम पढ़ने वाले हैं, एक और चीज जो हम पढ़ेंगे वो है पारितंत्र सेवाएं, इसके बारे में भी देखेंगे क्या है ये। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद जैव मंडल शुरू करेंगे, इसकी परिभाषा हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। पारितंत्र के संरचनात्मक घटक, उसके बाद अजैविक घटक और पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता। तो शुरू करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। और परिभाषा आपको पता है किसकी परिभाषा, पारितंत्र की परिभाषा। अब आपको एक चीज जो कंफ्यूज किए जा रही होगी, हालांकि हमने जब इकोलॉजी शुरू की थी तो उसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी टर्म्स कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको इकोलॉजी में काम में आएगी उसको आप अभी देख लीजिए, क्योंकि ये बार बार आती रहेंगी और बार बार आपको कंफ्यूज करती रहेगी। तो जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है पिछले चैप्टर का, वो उसे जरूर देखें, क्योंकि वहां पे बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए पहली बात तो ये। अब आपको इकोलॉजी और इकोसिस्टम में गड़बड़ियां लग रही होंगी, है ना। इकोलॉजी में हमने क्या किया था, इकोलॉजी की जो हमने परिभाषा दी थी वो ये दी थी कि हम क्या करते हैं, जीवों यानी कि जैविक और अजैविक घटक जो इस पर्यावरण में रहते हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं, इस बारे में डिस्कस किया था। इकोसिस्टम में हम क्या करेंगे, हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर एक दूसरे को कैसे इंटरेक्शन करते हैं, कैसे एक दूसरे पर निर्भरता व्यक्त करते हैं, कैसे प्रकृति में रहते हैं, कैसे अपने आप का भरण पोषण करते हैं, मीन्स कैसे वो रहते हैं, कैसे वो खत्म हो जाते हैं, वापस बन जाते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। इकोसिस्टम में एक शब्द आता है बायोस्फीयर, वो भी हमने वही पिछले चैप्टर के L1 में जिसकी परिभाषा देखी थी वो भी आज पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो क्या है इकोसिस्टम, जैविक समुदाय यानी कि बायोटिक सिस्टम, है ना। बायोटिक जितने भी हमारे लिविंग थिंग है, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से बड़े ब्लू व्हेल तक, जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं हमारे पास, जो कम्युनिटी है। कम्युनिटी क्या होती है ये भी L1 में सारी परिभाषाएं मैंने L1 में करवा दी थी, जो पिछला चैप्टर था उसके, और मैंने वहां पे स्पेशली कहा था कि ये बार बार आती रहेगी। क्या है कम्युनिटी, पॉपुलेशन यानी कि जो सम्मिष्टि है, जब बहुत सारी अलग अलग सम्मिष्टियां एक साथ रहती है तो उसे हम कहते हैं समुदाय। ये परिभाषा हमने वहां पे देखी थी। तो बहुत सारी जब पॉपुलेशन एक साथ रहती है अपने भौतिक पर्यावरण
जहां पे भी वो रह रही है। जैसे कि मान लो एक ये कोई पर्यावरण है, कोई भी पर्यावरण हो सकता है, ये कोई घास स्थल हो सकता है, ये कोई बर्फीला इलाका हो सकता है, ये कोई रेगिस्तान हो सकता है। अब यहाँ पे एक पॉपुलेशन ये है इंसानों की, है ना, एक समष्टि, और एक समष्टि है ये वाली, जिसमें बहुत सारे जो है गाय घोड़े, गायों की समष्टि है, ठीक है। एक ये समष्टि, समष्टि 1, समष्टि 2, और एक ये समष्टि है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, समष्टि 3। अब अगर 2 या 2 से अधिक समष्टि, ये इंसानों की एक पॉपुलेशन है, ये गायों की एक पॉपुलेशन है, और ये पेड़ों की एक पॉपुलेशन। अब ये एक जगह ऐसे तो नहीं, भाई पेड़ कहाँ होंगे, जनरली बिखरे हुए भी रहते हैं पेड़, लेकिन अगर हम जंगल की बात करें तो वहां पे आपको पेड़ जो है उसकी एक कम्युनिटी या समष्टि मिल जाएगी। तो अगर जब बहुत सारी समष्टियां किसी भौगोलिक वातावरण में रहती है तो हम उसे क्या कहते हैं, समुदाय यानी कि कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब कम्युनिटी में अलग अलग प्रकार की जातियां भी है, स्पीशीज भी है, इंसान भी है, प्लांट भी है, गाय घोड़े भी है, सब कुछ है। तो अलग अलग प्रकार की जातियां रह रही है, और जिस भौगोलिक वातावरण में ये रह रही है, भौगोलिक वातावरण कौन सा है, जैसे मान लो ये एक जंगल है, जंगल मान लो, है ना, जंगल में रह रहे हैं, पर्यावरण के साथ मिलकर पारस्परिक क्रिया करने वाले एक तंत्र का निर्माण करता है, जिसे पारितंत्र यानी कि इकोलॉजी या इकोसिस्टम कहते हैं। इकोलॉजी नहीं, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। इकोलॉजी और इकोसिस्टम में मैं आपको डिफरेंस बता रही थी। इकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, है ना, इकोलॉजी तो शाखा है, उस शाखा में आता है इकोसिस्टम। अब बात क्लियर हो रही है। इकोलॉजी में भी हम करते यही है, पर्यावरण और उनके जीवों के संबंधों का अध्ययन। विज्ञान की वह परिभाषा, वही L1 आपको देखना पड़ेगा पिछले चैप्टर का, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों और जैविक व अजैविक घटकों या जीवों और उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे इकोलॉजी कहते हैं। और ये क्या है, पारितंत्र, मतलब जितने भी जैविक है और भौतिक पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण में अजैविक वाले भी होंगे, एबायोटिक फैक्टर्स भी होंगे, उनमें जो आपस में क्रियाएं हो रही है, पर्यावरण की इनसे क्रिया और इनकी आपस में क्रिया, पर्यावरण की इनसे क्रिया कि पर्यावरण इनको कैसे इफेक्ट कर रहा है, ये पर्यावरण को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, प्लस आपस में इनकी क्रिया कि गायों की इंसानों से क्या संबंध है, क्या यूज कर रहे हैं, क्या डिसयूज कर रहे हैं, पौधे इंसानों को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, उनको अच्छाई दे रहे हैं, बुराई दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, सब कुछ आ गया इसमें। तो इनकी आपस में जो क्रियाएं हैं कि ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो भी है, तो ये जो पारस्परिक क्रिया करने वाला जो तंत्र बना है, ये जो सिस्टम बना है, इसको हम कहेंगे पारितंत्र। आई होप मैंने आपको इस सिंपल सी परिभाषा को ढंग से समझा दिया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसकी एक और परिभाषा आप ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है, जो या करके लिखी जा सकती है, मैंने यहाँ लिखी नहीं क्योंकि हम ये परिभाषाएं पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक परिभाषा और लिख सकते हैं, यही परिभाषा जो मैंने अभी बोली, क्या कि किसी भी भौतिक वातावरण में जैविक अजैविक घटकों का पर्यावरण से होने वाली या भौतिक पर्यावरण से होने वाली पारस्परिक क्रियाओं को इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कई बच्चे मुझे पूछते हैं मैम हम हमारी लैंग्वेज में लिखें, लिखो बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस टर्म्स आ जानी चाहिए। जैसे ये पारस्परिक क्रिया शब्द आ जाना चाहिए, जैविक शब्द आ जाना चाहिए, भौतिक शब्द आ जाना चाहिए, ये शब्द नहीं कटने चाहिए, ठीक है। अध्ययन की सुविधा से इसे 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। 2 टाइप है हमारे पास, कौन कौन से, एक तो हमारे पास है स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र जो कि सबसे पता ही है आपको, लैंड जिसको कहते हैं, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम,
ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है जलीय, मेन यही है, और भी हैं छोटे मोटे, लेकिन हम मेन की, हमने पहले ही बोल दिया मुख्य की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, समझ गए आप। स्थलीय मतलब जो लैंड पे है, उसमें सब कुछ आ गया, लैंड पे जो जो भी है, अब वो चाहे दलदल इलाका हो, ठीक है, तो फिर वो जल में आ जाएगा। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र, अब इन दोनों को एक शब्द हमने पढ़ा था, जैव मंडल। जैव मंडल हमने क्या कहा था कि जब बहुत सारे इकोसिस्टम मिल जाते हैं तो उसे हम जैव मंडल कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है जैव मंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की परिभाषा भी हमने वही उसी लेक्चर में दी थी, जो मैं बोल देती हूं कि जब सभी प्रकार के पारितंत्र आपस में मिल जाते हैं तो जो तंत्र बनता है वो क्या कहलाता है, या जो मंडल बनता है वो क्या कहलाता है, जैव मंडल। अब ये कैसे समझ सकते हो, ये मैंने समझाया हुआ है, फिर से समझा देती हूँ कि आप इस पृथ्वी, ये पृथ्वी पूरा क्या है, ये बायोस्फीयर है। यहाँ पे डेजर्ट्स भी है, एक इकोसिस्टम, एक जल वाले इलाके भी हैं जहाँ पे समुद्र है, वहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बर्फीले इलाके भी हैं। तो इन सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, एक पर्टिकुलर एनिमल्स, प्लांट यहाँ पे रहते हैं। तो सब अपने आप में एक क्या है, इकोसिस्टम है। और जब ये सारे इकोसिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है, बायोस्फीयर। तो उन्हीं बायोस्फीयर को मोटे तौर पे हम दो भागों में बांट देते हैं, एक तो जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र में क्या क्या आता है, जलीय में एक तो आज आपके आ जाएंगे समुद्र वाला इलाका, दूसरा आपका आ जाएगा नदी तालाब, और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अलवणीय वातावरण वाले, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा, नदी तालाब झरने सब कुछ आ जाएगा। फिर आपके इधर आ जाते हैं वेटलैंड्स, जिसको हम दलदली इलाका कहते हैं। दलदली वेटलैंड्स क्या होते हैं भाई, मार्शी एरिया, जिसको मैंने वो बायोगैस वाले में भी बताया था कि मार्श गैस क्यों कहते हैं। ऐसा दलदल वाला इलाका जो गीला सा रहता है, सूखा भी नहीं, वो दलदल में धंसते जाते हैं, कई स्टोरीज आपने कहीं सुनी हो, वेटलैंड्स जिनको कहते हैं। ठीक है, तो नदी आ गई इसमें, दलदल आ गया इसमें, अलवणीय जल आ गया। अलवणीय जल में मैं सबको, अब आपको हो सकता है बुक में नदी तालाब झरने और ये बहुत सारी चीजें दी हूँ, लेकिन हमने उसको एक में डाल दिया, ठीक है, क्योंकि अलवणीय जल में आ गया। ये क्या है, ये लवणीय जल है। ठीक, और क्या आ सकता है इसमें, ऐसा वाला इलाका आ सकता है जो ज्यादा ऐसे पानी में भी नहीं रहता, जो कोस्टल एरिया होता है, तटीय इलाका जो होता है ना, थोड़ी थोड़ी सोशल, कोस्टल एरिया जो होता है, कोस्टल एरिया। स्थल में हम क्या क्या डाल सकते हैं, तो हमारे पास स्थल में एक तो है हमारे पास मरुस्थल, अगर बेसिक हम कोई मुख्य लिखना चाहते हैं, डेजर्ट। और किस में हम डाल सकते हैं, तो हम दे सकते हैं घास मैदान, है ना, जहाँ पे मैदान ही मैदान, जैसे गंगा का घास मैदान है ना, उत्तर पश्चिमी विंध्याचल घास मैदान है, ये सारे घास मैदान जहाँ पे घास मैदान होते हैं। और फिर हम उसको बोलते हैं वन, वन वाला इलाका जो है। और क्या, पहाड़ी इलाका, पहाड़ी प्रदेश, ये लैंड वाले एरिया में आते हैं। ठीक है, और भी छोटा मोटा हम कर सकते हैं, हम कॉमन कुछ मुख्य वाले देख रहे हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन सी पारिस्थितिकी है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है डिटेल में। ठीक है, अब है पारितंत्र कृत्रिम या प्राकृतिक तथा अस्थायी व स्थायी किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये बहुत मुख्य बात। अब ये कृत्रिम और प्राकृतिक क्या होता है भाई, आप एक्वेरियम बना रहे हो घर के अंदर, या आप किसी म्यूजियम में जा रहे हो, वहां पे कोई पॉन्ड बनाया, उन्होंने बनाया है पॉन्ड, नेचुरली नहीं है, और उसमें उन्होंने मछलियां और पौधे और ये ला के लगा रखे हैं, तो वो क्या हो गया, वो कृत्रिम हो गया, क्योंकि वो आपने बनाया है, नेचुरली नहीं बना हुआ। और प्राकृतिक तो देख ही रहे हो आप, जितना भी है मरुस्थल वरुस्थल, ये सब प्राकृतिक हो गया। अस्थायी, वही आपने एक्वेरियम बनाया, फिर आप उसको कहीं और शिफ्ट कर दो। आज आपने जू यहाँ पे बनाया था, कई जगह जू शिफ्ट हो जाते हैं ना,
है ना। पहले जू यहाँ था, अब उसको वहां पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो अस्थायी भी हो सकते हैं और स्थायी तो जो नेचुरल होंगे, भाई जो इतने बड़े बड़े पहाड़ पठार जो हमारा जैव मंडल फैला हुआ है उसको तो कोई उठा के कहीं रख नहीं सकता, वो तो प्राकृतिक है और स्थायी रहेगा। ठीक है। बड़े पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच छोटे पारितंत्रों की पहचान की जा सकती है, जैसे वन का एक छोटा क्षेत्र, किसी झील का किनारा और एक गांव। ठीक है। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब कि ये वन है। इस वन में भी बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम हो सकते हैं। ये वन एक इकोसिस्टम है, पारितंत्र है ना। वन एक इकोसिस्टम है, लेकिन इसमें भी कोई छोटे छोटे पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। जैसे कि मान लो ये वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया में देखो कि यहाँ पे कुछ पानी वानी है ना, छोटी सी एक झील बनी हुई है। अब झील के पास अलग से ही कुछ पक्षी मिल रहे हैं हमें, है ना, कोई अलग से ही पेड़ मिल रहे हैं वहाँ के वातावरण के हिसाब से। वहाँ पे जो है पक्षी मिलते हैं तो उनको खाने वाले परभक्षी भी अलग मिल रहे हैं। पेड़ हैं तो यहाँ पे मंकी भी है, तो इसका एक पारिस्थितिकी अलग है, थोड़ा सा अलग है। थोड़ा हम आगे अगर और वन में जाए, वन तो भाई कई किलोमीटर तक फैले होते हैं, फिर हम थोड़ा आगे गए तो हमें पता चला कि यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र थोड़ा सा डिफरेंट है इस वाले से, क्योंकि यहाँ पे कोई नदी वदी थी नहीं, झील वील है नहीं, तो भाई पेड़ है, लेकिन वो पेड़ वैसे वाले नहीं है जिनको अच्छे से पानी मिल रहा है। यहाँ पे कैक्टस ज्यादा उगे हुए हैं, है ना, कांटे वाले कैक्टस उगे हुए हैं। पक्षी यहाँ पे ऐसे हैं, कम वाले पक्षी हैं और ऐसे हैं जो कम पानी पे भी रह सकते हैं। यहाँ पे मान लो जो है तोते ज्यादा हैं, है ना, तोते यहाँ पे ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तोते है ही नहीं, यहाँ पे तो मोर घूम रहे हैं। तो भाई इसका पारिस्थितिकी तंत्र इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, वन है लेकिन फिर भी डिफरेंट है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में भी हम कुछ छोटे छोटे पारितंत्रों को पहचान सकते हैं। ये अलग है थोड़ा, ये डिफरेंट है, बीच में कुछ और डिफरेंट है। ऐसा होता है, आप कभी बस में जाते हो, है ना, अपने ही, जैसे मैं जा रही हूँ अजमेर से जोधपुर जा रही हूँ या अजमेर से कहीं और जा रही हूँ, ठीक है, तो आपको बीच में कभी आप नोटिस करोगे तो आपको बहुत चेंजेस नजर आएंगे, है ना। कहीं पेड़ अलग दिखेंगे, फिर थोड़ा और जाओगे तो पेड़ अलग दिखेंगे, फिर हो सकता है बीच में पहाड़ ही पहाड़ आ जाए, है ना, कोई कैक्टस ही कैक्टस उगे हुए दिखे, हरे वाले पेड़ दिखे ही नहीं, बबूल ही बबूल दिखे। तो ये क्या है, ये एक ही क्षेत्र की छोटी छोटी पारिस्थितिकी तंत्र है। जैसे यही झील का किनारा, झील के अंदर अलग प्रकार के जीव रह रहे हैं और झील के जस्ट पास अलग प्रकार के जीव रह रहे हैं, तो ये छोटे छोटे दो पारिस्थितिकी तंत्र को, एक गांव हो गया, कोई झील के पास गांव बना हुआ है तो उसकी पारिस्थितिकी अंदर है, वहां पे जीव जानवर ज्यादा नहीं होंगे, है ना, क्योंकि वो इंसान रह रहे हैं वहाँ पे, झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ जानवर ज़्यादा जाते नहीं है, जंगलों में ही जंगलों में घूमेंगे। वो देखे होंगे ना आपने, कुछ जंगलों के पास गांव रहते हैं, फिर वो कहते हैं जंगल में नहीं जाना, भूत आ जाएगा, ऐसे बोलते हैं। जो पारितंत्र के संरचनात्मक घटक क्या है, मतलब पारितंत्र बनता किससे है, इकोसिस्टम किससे बनता है। तो सबसे पहले है जैविक घटक, ये बात भी हम उस पहले वाले लेक्चर में चैप्टर में कुछ कुछ कर चुके हैं। जैविक घटक में कौन आ जाएगा, सबसे पहले इसमें कौन कौन शामिल है, सबसे पहले इसमें आएंगे हरे पादप, उत्पादक, उत्पादक का मतलब प्रोड्यूसर, जो उत्पन्न कर रहे हैं। हमारी इस प्रकृति में कौन है जो कुछ उत्पन्न करके हमें दे रहा है, तो प्लांट है, उन्हीं से हमें मेनली हमारे खाने का जो सोर्स है वो प्लांट है, वही फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं और हम फिर खड़प लेते हैं उनका खाना, है ना। तो उत्पादक कौन है, एक तो पौधे। समुद्र में ये उत्पादक कौन होंगे, तो समुद्र में भी जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, ये सब एल्गी है, ये सब समुद्र के हैं, ठीक है। 70% हम बोलते हैं कि 50% पार्ट जो है वो समुद्र से आता है। पता है क्या ये आपको, कि जो जितना भी फोटोसिंथेसिस हमारी अर्थ पे हो रहा है उसका 50% समुद्र में रहने वाली एल्गी करती है, बाकी 50% दूसरे जो आसपास के पौधे हैं वो। फिर उपभोक्ता, भाई बना है तो खाएगा कौन, तो हम खाएंगे, तो हम क्या है, कंज्यूमर्स हैं, उपयोग करते हैं उन चीज़ों का, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमंस, एनिमल्स में सब आ गए। उपभोक्ता शाकाहारी हो सकते हैं, ये सबको पढ़ेंगे हम, मांसाहारी भी हो सकते हैं,
अपघटक भी हो सकते हैं। शाकाहारी मांसाहारी समझते हैं आप, मेरे ख्याल से इतने भी छोटे बच्चे नहीं हैं आप। अपघटक क्या होते हैं? जो सड़ी हुई चीजों को खाते हैं, अपघटन करने का काम करते हैं। जैसे कि कोई पेड़ उगा हुआ है, पेड़ की पत्ती जब नीचे गिरती है मिट्टी में तो उसको कुछ बैक्टीरिया, केचुए, है ना, ये खा लेते हैं और उससे क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं मिट्टी की। ह्यूमस यही तो होती है, सड़ी गली पत्तियों, है ना, सजीव जीवों का जो नष्ट होता है उसी को ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस बनाते हैं, ये ह्यूमस बनाते हैं, तो ये क्या है? ये अपघटक है। ये केचुआ जो है एक अपघटक का काम कर रहा है। इसी तरह कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया भी है, कुछ माइक्रोब्स भी है जो चीजों को सड़ा के मिट्टी के अंदर मिक्स कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, है ना, सड़ा देते हैं। डिकम्पोजर्स प्रकार के हो सकते हैं। अब अजैविक घटक, इनको हम थोड़ा तो पहले पढ़ के आए हो चुके हैं। 4-5 हमने पढ़े थे। जल पढ़ा था, तापमान पढ़ा था, मृदा पढ़ी थी और प्रकाश पढ़ा था। ये 4 चीजें हमने पढ़ी थी अजैविक में। इस चैप्टर में अजैविक के कुछ और कंपोनेंट भी हम पढ़ेंगे। जलवायु से रिलेटेड जो कारक है या मृदीय कारक शामिल है इसमें, जैसे कि जलवायु कारक तापमान, वर्षा, आर्द्रता, जिसमें तापमान हम पढ़ के आए हैं। जल भी हम, वर्षा और जल सेम सी कहानी है। आर्द्रता को थोड़ा बहुत देखेंगे। मृदीय कारक में मृदा के आधार देखेंगे कि सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, सॉइल कैसे बनती है, क्यों बनती है, कहाँ से आती है, इसके बारे में देखेंगे। और क्या देखेंगे? देखो इसमें सारे चक्र पढ़ने हैं आपको। कार्बन, नाइट्रोजन, मेनली नाइट्रोजन का ही पढ़ेंगे, कार्बन तो अपने आप में ही चक्र में ही रहता है। ऑक्सीजन का चक्र कैसे चल रहा है, पानी का चक्र कैसे चल रहा है, सल्फर कैसे आ रही है, फास्फोरस कैसे आ रही है नेचर में, इसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर डिटेल में। ठीक है। पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता। अब कैसे पारितंत्र रहता है और उसमें आपस में कैसे क्रियाशीलता रहती है। जैविक एवं अजैविक घटकों की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशेषता है। भाई वो ये ना, 2 बर्तन रहेंगे तो आवाज तो होगी, तो भाई जैविक और अजैविक दोनों घटक पारितंत्र में रह रहे हैं, इकोसिस्टम में रह रहे हैं, तो वो कोई ना कोई रिएक्शन करते रहते हैं। एक पारितंत्र की पादप व प्राणी प्रजातियों की पहचान एवं गणना इसकी प्रजातियों के संगठन यानी कि कंपोजिशन को प्रकट करती है कि कोई भी इकोसिस्टम है उसमें जो भी प्लांट रह रहे हैं, जो भी एनिमल रह रहे हैं, वो कितने हैं, किस क्वांटिटी में है, उनकी समष्टि कैसी है, पॉपुलेशन कितनी है, उनकी कम्युनिटी कितनी है, किस हिसाब से वो प्रजनन कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है उस परितंत्र की संरचना या संगठन को प्रकट करती है। ये इस लाइन का मतलब है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। स्तर विन्यास क्या होता है ये पूछा जा सकता है आपको कि कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे पहाड़। अब एक पहाड़ पे आपको नीचे से ऊपर तक सेम पौधे नहीं मिल सकते। आप पहाड़ के अगर नीचे देखोगे ना तो आपको अच्छे पौधे जो है वो थोड़े हरे हरे पौधे, क्योंकि इनको अच्छे से सॉइल से जो है मिनरल मिल रहा है। थोड़े से आप ऊपर जाओगे तो पौधे जो है वो मरुस्थल वाले मिलने लग जाएंगे, कैक्टस, बबूल, इस टाइप के। यहाँ पे आपको अच्छे वाले पौधे मिल रहे हैं, मतलब गुलाब है ना, मैंगो, इमली, नीम। चलो आप बोलो गुलाब कौन बोने गया, तो नीम वगैरह जैसे पौधे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको है ना मिलेंगे कैक्टस, बबूल। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे देखो पहाड़ के ऊपर उग रहे हैं, ये चट्टान पे उग रहे हैं, पानी कम है वहां पे, तो वहां पे मरुस्थलीय प्लांट ज्यादा उगेंगे, बबूल, कैक्टस उगेंगे। और थोड़ा ऊपर जाओगे तो पहाड़ आपको खाली दिखेगा, उस पे हो सकता है बस छोटी छोटी घास उगी हुई हो और कुछ नहीं हो, और कई बार तो पहाड़ पूरा सूखा ही पड़ा रहता है, ऐसा भी होता है। तो इसके देखो बहुत सारे स्तर है, नीचे वाला स्तर अलग है, बीच वाला स्तर अलग है और ऊपर वाला अलग है। क्योंकि जैसे जैसे आप पहाड़ में ऊपर की तरफ जा रहे हो ऑक्सीजन भी कम हो रही है, पानी की अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है, पानी मिट्टी में ज़्यादा है, पहाड़ में कम है ना। जो वातावरण है वो सघन होता जा रहा है, जैसे जैसे आप जो है ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है ना, ऑक्सीजन कम हो रहा है, प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करेगी। जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण दे रखा है, एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर है।
अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तो पहाड़ है तो ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर को हम ऐसे भी ले सकते हैं, लैंड पे भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है वृक्ष का सर्वोपरि, कोई पेड़ है। अब इस पेड़ पे भी देखो नीचे अलग प्रकार के आपको चीजें या जानवर दिखेंगे, पेड़ के ऊपर पक्षी ज्यादा दिखेंगे आपको, है ना। नीचे कीड़े मकोड़े चिड़िया ऐसे घूमती रहेंगी, चींटियां वगैरह। ऊपर आपको पक्षी वगैरह ज्यादा दिखेंगे जो अंडे घोंसला बना रहे हैं। तो इसका भी स्तर है, ये अलग स्तर है, ये अलग स्तर है। बीच में हो सकता है कोई बिल बना के सांप वाप रह रहा हो, ठीक है। तो अलग अलग स्तर है। एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर है, झाड़ियां द्वितीयक ऊर्ध्वाधर स्तर है। मतलब वृक्ष पे आपको ज्यादा वैरायटी मिलेगी, झाड़ियों में कम मिलेगी, थोड़ी छोटी हाइट की रहती है। और जड़ी बूटियां एवं घास जो है वो सबसे निचले स्तर पर निवास करती है। घास सबसे नीचे मिलेगी आपको, तो सबसे नीचे का लेवल है। तो आप किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को अलग अलग लेवल पे बांट सकते हो। जैसे मैदान है तो घास अलग लेवल पे है, झाड़ियां अलग लेवल पे है, वृक्ष और अलग लेवल पे है, और अगर कोई पहाड़ है तो उसका और अलग लेवल है, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं, स्तर हैं ये, जिनको हमें स्टडी करना है, समझना है इस चैप्टर के अंदर। इस प्रजातियां कौन कौन सी हैं, उसमें कौन कौन सी स्पीशीज मिलती है, इसके बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र में सारे घटक एक इकाई के रूप में तब क्रियाशील दिखते हैं जब निम्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं। जैसे वही उत्पादक कौन से हैं, उनमें अपघटक कौन से हैं, उनमें ऊर्जा प्रवाह कैसे हो रहा है, और उनमें पोषण चक्र कैसे चल रहा है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को हम इन 4 घटकों के आधार पर बांटते हैं कि उनमें प्रोड्यूसर कौन है, खाना कौन बना रहे हैं, अपघटन कौन है, ऊर्जा प्रवाह कैसे हो रहा है ना, कैसे एनर्जी एक से दूसरी जगह जा रही है, कैसे एक खाने की चीज दूसरे खाने की चीज को मिल रही है, और वापस उनका पुनर्भरण कैसे चल रहा है, ठीक है। पुनर्भरण मतलब वही जैसे जल चक्र चलता है ना। जल अगर सिर्फ यूज ही होता रहेगा तो फिर जल तो खत्म हो जाएगा, पुनर्भरण भी होना है, फीडबैक भी होना है। तो वो चक्र कैसे चलता है, इन 4-5 चीजों पे ये जो चैप्टर है वो टिका है, और इन्हीं पहलुओं की पर हमें क्या करना है, इस चैप्टर को स्टडी करना है। अब जैसे मैंने आपको समझाया एक जंगल का, अब ऐसे ही आप एक किसी तालाब का ले लो, है ना। जैसे आपकी एनसीईआरटी में एक दे रखा है तालाब का, तो तालाब का ले लो। ये मान लो कोई तालाब है ना। इस तालाब में देखो ऊपर पानी से भरा हुआ है, तो ऊपर आपको जैसे कमल के फूल दिख रहे हैं, कमल बना लेते हैं ऊपर की तरफ, है ना। कमल भाई कलर कौन सा ले, देखो बच्चों आपको पता ही है ना मेरे बोर्ड के बारे में। इसको दिख भी रहा है कि नहीं कमल, हाँ पीले में ही बना देती हूँ। ऊपर कमल उग रहे हैं, ठीक है। और ऊपर क्या दिखेगा आपको, जलकुंभी दिख सकती है। जलकुंभी देखी है आपने, वाटर हाइसिंथ जिसको कहते हैं, जलकुंभी दिख रही है। तो एक ये लेयर है। फिर हम थोड़ा सा और तालाब के अंदर गए तो हमें कुछ तैरते हुए ऐसे पौधे दिख रहे हैं, लंबी लंबी रिबन्स के समान, ऐसे ऐसे, है ना। जलमग्न पौधे जिनको कहते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में। ये ऊपर तैरने वाले हैं। इन्हीं तैरने वालों में कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी तैर रहे हैं, जू प्लैंक्टन्स जिनको कहते हैं, वो भी तैर रहे हैं, है ना। एल्गी वेल्गी, शैवाल एल्गी वगैरह, काई वाई जमी रहती है। कुछ पौधे नीचे से बिल्कुल अटैच है ना। कुछ यहाँ पे मछलियां घूम रही है। और अगर बिल्कुल नीचे जाए जहाँ पे अंधेरा ही नहीं है, वहां पे कुछ एल्गी हमें 2-4 पौधे ऐसे दिख रहे हैं, लाल कलर की एल्गी। लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि किसी समुद्र के नीचे सबसे ज्यादा कौन सी एल्गी मिलेगी हमें, रेड एल्गी मिलेगी, है ना। ये बात बताई थी ना। क्यों रेड एल्गी बताई थी, याद आया आपको? क्योंकि रेड एल्गी जो है वो क्या करती है, ब्लू लाइट का अवशोषण करती है ना। बताया था क्या मैंने? हमें एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे नीचे आपको कौन सी एल्गी मिलेगी समुद्र में, तो रेड एल्गी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि देखो जब लाइट आती है ना, तो सारी लाइट्स जो है, देखो पानी में लाइट का अलग गति होती है और एयर में अलग होती है। तो जो रेड वाली होती है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। कौन सी लाइट पहुँचती है समुद्र के सबसे अंदर? कौन सी लाइट पहुँचती है? सिर्फ ब्लू वाली। उसकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है पानी में, तो ब्लू पहुँचती है। तो आप बोलोगे फिर रेड एल्गी, तो रेड एल्गी तो इसलिए रेड दिख रही है क्योंकि वो ब्लू को अवशोषित करके रेड को रिफ्लेक्ट कर रही है
इसीलिए रेड दिख रही है। कोई कलर हमें क्यों दिखता है? क्योंकि वो जो हमें कलर दिख रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और जो जिस कलर को वो अवशोषित कर लेता है वो हमें नहीं दिखता। और ब्लू कलर की, और रेड तो ये इसलिए दिखती है क्योंकि इसमें फाइकोइरिथ्रिन है ना, इसमें एक पिगमेंट होता है फाइकोइरिथ्रिन, जिसकी वजह से ये रेड दिखती है। तो ये ब्लू लाइट को अवशोषित करती है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ रेड रेड ही दिखती है, ठीक है। रेड एलगी ज्यादा मिलेगी आपको यहाँ पे थोड़ी सी कम रेड मिलेगी, फिर और जैसे जैसे डीप जाते जाओगे तो रेड एलगी की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अलग रेड एलगी कुछ बैक्टीरिया मिलेंगे जिनको ना तो हमें कोई फोटोसिंथेसिस की जरूरत है ना कुछ और। तो अलग अलग लेवल है, ऊपर अलग प्रकार के प्लांट हैं, बीच में कुछ अलग प्रकार के जीव और प्लांट है, नीचे की तरफ कुछ अलग प्रकार के जीव और प्लांट है। तो ये क्या हो गया? ये स्तर हो गया, जलीय स्तर। इस स्तर के हिसाब से हम जो है अलग अलग स्तरों को पढ़ेंगे, और यही इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आज का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ।